अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ फिर से हाजिर हो गया हूँ। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको एक्स का कॉन्सेप्ट बताया और मैंने आपको केपी और केसी के कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी बेटा। और मैंने आपको ये बताया कि केसी और केपी के अंदर बस एक स्टेप का डिफरेंस है, जस्ट वन स्टेप। मतलब अगर आप वो एक्स वगैरह तक सॉल्व कर लें, उसके बाद आप अगर एक स्टेप आगे बढ़ जाएं, जैसे पार्शियल प्रेशर्स निकाल लें, तो बस आप उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले केपी पे आ जाते हैं आप। और मैंने आपको उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी बेटा कि जो शुरू के दो स्टेप्स हैं वो स्किप मत किया करें, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को करेंगे, सॉल्व करेंगे और स्टेप स्किप नहीं करेंगे तो फिर आपके मिस्टेक्स भी चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस पे है। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने ओ लेवल में कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिनसे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की यील्ड बढ़ा सकते थे। हमने नाम नहीं पढ़ा था वहाँ, यहाँ थोड़ा नाम से पढ़ते हैं। एक लॉ है, वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं उसको, ठीक है। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ली चैटलियर प्रिंसिपल। अच्छा, ये जो इसको कुछ लोग ली शैटलियर भी बोलते हैं, पता नहीं ली शैटलियर है या ली चैटलियर है, जो भी है। तो चैटलियर पढ़ते हैं इसको। अच्छा, इसने बड़ी अच्छी बात बोली। इसने कहा अगर आप एक इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब आप आपके सामने एक इक्विलिब्रियम है और आप उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे। इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल है। आप एक इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं और आप उसे बाहर से डिस्टर्ब करें। अब वो डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं मैं बताऊंगा। तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद, यानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाने के बाद, कोशिश यही करेगा कि मैं वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाऊं। यानी दुनिया के किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस से इक्विलिब्रियम को रीअटेन करने की कोशिश करेगा। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? ली चैटलियर ने। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, पहले मैं लिखता हूं फिर मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसने कहा क्या, मैं यहां पे पहले लिख दूं। When a stress is applied to an equilibrium, आपने बाहर से कोई भी स्ट्रेस, वो बताऊंगा स्ट्रेस इन सेंस ऑफ व्हाट। व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू एन इक्विलिब्रियम, द equilibrium shifts in forward or backward डायरेक्शन। क्यों? टू minimize that stress in order to reattain equilibrium।
जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं इसके स्टेटमेंट को समझा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक पानी के टैंक वाली मिसाल से समझा देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा, ये एक वाटर टैंक था, याद है शुरू शुरू में मैंने आपको पहले लेक्चर में इसी की एग्जांपल दी थी। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और ये इक्विलिब्रियम पर है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है। इसने कहा अगर आप इसे डिस्टर्ब करें, मैं जरा डिस्टर्ब करता हूं, देखिए सपोज करो बेटा कि अगर मैं प्रोडक्ट साइड से 2 DM³ वाटर निकाल लिया, क्या ये इक्विलिब्रियम रहेगा? नहीं। इसका मतलब आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, क्या करके? प्रोडक्ट निकाल के। ठीक है, अच्छा क्या करेगा इक्विलिब्रियम? अब ये शिफ्ट होगा, जब आप 2 DM³ प्रोडक्ट निकालेंगे, इसमें से वाटर निकाल लेंगे, तो ये आगे शिफ्ट होगा। सवाल ये है कब तक शिफ्ट होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब तक। इसका मतलब है हर इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करें तो वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है, ताकि वो वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाए। दोबारा सुनिए, थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए बेटा कि अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे 2 DM³ पानी निकालू ना, 2 DM³ डाल दू, 2 डेसीमीटर क्यूब वाटर डाल दिया मैंने। ठीक है, मैंने डाल दिया, मैंने पानी इसमें से निकाला नहीं, वाटर मैंने रिमूव नहीं किया, मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। इक्विलिब्रियम था, आपने 2 DM³ वाटर ऐड कर दिया। पहला सवाल, क्या ये इक्विलिब्रियम रहेगा? नहीं। ओके, अच्छा क्या होगा? जैसे ही आप 2 DM³ पानी डालेंगे इसमें बेटा, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। फिर से सवाल, भाई कब तक मूव करेगा? जब तक वापस से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। तो अगर आप किसी इक्विलिब्रियम को किसी एक्सटर्नल फैक्टर से डिस्टर्ब करें, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, तो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। वो ऐसा क्यों करेगा? ताकि उसे वापस से क्या मिल जाए? इक्विलिब्रियम। ये सबसे पहले किसने सोचा था, किसने सजेस्ट किया था? ली चैटलियर ने। इसने कहा आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, कर दें, कोई बात नहीं, वो वापस से इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगा। ही वाज स्मार्ट। अब सवाल ये है, हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कितने तरीकों से करते हैं? तो ये वाली बात हम ओ लेवल में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। हम 3 तरीकों से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। पहला तरीका, नंबर 1, अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन। 3 ही तरीके हैं, आप ओ लेवल्स में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, सिर्फ नाम नहीं पढ़ते बस वहां पे। दूसरा तरीका, टेम्परेचर। तीसरा तरीका, प्रेशर। और ये सिर्फ गैसेस के लिए यूज होता है। 3 तरीकों से आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है। अब पहला सवाल तो ये है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते ही क्यों है? चलने देना नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि बेटा आपको याद होगा, इसी टॉपिक के पहले लेक्चर में मैंने आपसे एक बात कही थी, एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। आपको पता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन में 100% यील्ड नहीं मिल सकती। ठीक है, तो अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, कुछ ऐसा करें कि वो फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर दे एक बार, और फिर उसका इक्विलिब्रियम ना आने दें, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। आप चाहें इक्विलिब्रियम ना आए, तो आप उसे फॉरवर्ड मूव कराएं और उसका इक्विलिब्रियम आने ना दें, बस फॉरवर्ड मूव कराते रहें, आपकी यील्ड बढ़ती रहेगी। तो ली चैटलियर की वजह से हमें पता चला हाउ टू इंक्रीज द यील्ड। किसी ने तो बताया
कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर 100% प्रोडक्ट नहीं मिलता। आप चाहते हैं कि आपको 100 भले ना मिले, कम से कम ज्यादा तो मिले। तो ज्यादा मिलने के लिए जरूरी है कि वो फॉरवर्ड जाए। फॉरवर्ड कैसे जाएगा? डिस्टर्ब करने से जाएगा। अब वो डिस्टरबेंस के तरीके सारे इसने बताए कि 3 तरीकों से आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो और अपने इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड मूव करा सकते हो। अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर और प्रेशर। तीनों बातें आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं। मैं वापस से समझाऊंगा क्योंकि एएस लेवल के अंदर बेटा आपके सिलेबस के अंदर हैबर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस की डिटेल नहीं है, लेकिन उनकी एग्जाम्पल रिएक्शन कंडीशंस के साथ इनकी डिटेल्स है कि आप बताओ बच्चों को। तो मुझे यकीन है मैं एक क्विक रिवीजन टाइप का आपको दे दूंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी बात। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं हैबर प्रोसेस से, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल को मैं अप्लाई करूंगा हैबर प्रोसेस पे। हैबर प्रोसेस आपको याद होगा 3H2 गैस, N2 गैस, gives you 2NH3 गैस प्लस हीट। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलो पहले तो इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या है। इस रिएक्शन की कंडीशन में आपको याद होगा टेम्परेचर अराउंड 450, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और याद रखिएगा मिनिमम 350 है, मैक्सिमम 450 होता है। ये रेंज है, इसमें से आप कुछ भी लिखेंगे सही है। टेम्परेचर, उसके बाद है बेटा कैटलिस्ट। आपको याद होगा बेटा हम इसमें कैटलिस्ट यूज करते थे आयरन। और प्रेशर, यूजुअली लोग 200 एटमॉस्फेरिक लिखते हैं बेटा, जबकि रेंज होती है इसकी 100 एटमॉस्फेरिक से लेकर के आप, ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, स्क्रीन ने प्रॉब्लम की। ओके 100 एटमॉस्फेरिक से लेकर के बेटा तकरीबन 250 एटमॉस्फेरिक तक लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं आगे। ये तो हो गई कंडीशंस। हाउ टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। अमोनिया की यील्ड बढ़ानी है, रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है। क्या किया जाए? ली चैटलियर क्या कहता है? ली चैटलियर कहता है अगर आपको अमोनिया बढ़ानी है आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें। आए मिलके डिस्टर्ब करते हैं, नंबर 1। चलें बेटा आ जाओ मेरे साथ, डिस्टर्ब करते हैं इक्विलिब्रियम को। अमाउंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन। भाई अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हायर टू लोअर जाती है। अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ा देवें, दोबारा देखिए अभी बताए देते हैं हम आपको, ये ले बेटा। अगर आप रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो कॉन्सेंट्रेशन हायर टू लोअर जाती है। इसका मतलब हुआ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जहां ज्यादा है वहां कम होना शुरू होगी, जहां कम है वहां ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। दोबारा सुने,
अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करते जाएं साथ साथ, तो प्रोडक्ट रिमूव करने का मतलब आपने प्रोडक्ट की अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, तो बेटा रिएक्टेंट की ज्यादा हो गई। अगर प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना कंपैरेटिवली, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते जाएं और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिमूव करते जाएं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता जाएगा, फॉरवर्ड जाता जाएगा, इक्विलिब्रियम आपको ज्यादा यील्ड देता रहेगा। दैट्स इट। तो आप क्या कहते हैं, सजेशंस में क्या कहेंगे, या ली चैटलियर क्या कहता है, इंक्रीज इन amount of reactants and removing products will shift the equilibrium to the right। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब होता है राइट। ठीक है, अक्सर इसको ना फॉरवर्ड को क्या बोलते हैं, राइट। और बेटा बैकवर्ड को बोलता है लेफ्ट। तो कभी भी लिखा हो कहीं पे इक्विलिब्रियम मूव्स टू द राइट, मतलब फॉरवर्ड बोल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। आपको यकीनन याद आ गया होगा बेटा, मुझे यकीन है आपने ये ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है। पहला फैक्टर हो गया, पहली डिस्टरबेंस हो गई। दूसरी डिस्टरबेंस देखते हैं, आइए मेरा साथ दीजिएगा। दोबारा डिस्टर्ब करते हैं बेटा, आ जाए। टेम्परेचर से हम इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर से डिस्टर्ब कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हैं भाई, आसान है। आपको याद होगा, मैं याद दिलाता हूँ फिर कि मैं आपको दो एग्जाम्पल से वापस याद दिलाता हूँ, क्या याद करेंगे आप, दोबारा सुनिए। देखो बेटा, ए प्लस हीट gives you the product, और A gives you the product प्लस हीट। मैंने आपके सामने दो रिवर्सिबल रिएक्शन रखे। पहले वाले रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, और हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की वजह से रखते हैं। तो इसका मतलब ऊपर वाले में मैं कह सकता हूं रिएक्शन एंडोथर्मिक है, नीचे वाले में देखिए बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, तो मैंने इस रिएक्शन का नाम रख दिया एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपको पुरानी बातें रिकॉल करवा रहा हूं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपने आप से क्वेश्चन करें, अगर मैं किसी एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दूं तो मैं किस डायरेक्शन को फेवर कर रहा हूं, मैं कौन से रिएक्शन को फेवर कर रहा हूं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करूंगा। क्या मतलब, मतलब सुने, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाँ बढ़ाएंगे। आप चेक करें ए को पी में जाने के लिए किस चीज की जरूरत है, टेम्परेचर की, हीट की। ए को पी में जाना है
उसे टेम्परेचर चाहिए, आपने टेम्परेचर दे दिया तो वो टेम्परेचर उस ए को किस में कन्वर्ट कर देगा, पी में। जो चीज चाहिए थी ए को आपने दे दी। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। दोबारा सुनिए, नीचे वाले को देखिएगा, एक्सोथर्मिक वाले। मैंने इस एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, इस एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से मैं किस डायरेक्शन को फेवर कर रहा हूं? तो मैं कहूंगा मैं बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम लेफ्ट शिफ्ट होगा। सोचो क्यों? देखो, पी को ए में कन्वर्ट होने के लिए, वापस आने के लिए हीट चाहिए थी। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आपने हीट प्रोवाइड की, यानी आपने बैकवर्ड डायरेक्शन को फैसिलिटेट कर दिया। तो किसी एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अब आप इन दोनों बातों को थोड़ा सा गौर करके देख लें बेटा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और मैं लिखवाऊंगा इस बात को वापस से, ओरिजिन में भी आप लिखते हैं, वापस लिखवाऊंगा। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है? जहां पे हीट एब्सॉर्ब हो रही हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चेक करें, आपने एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया, इक्विलिब्रियम कहाँ गया? राइट साइड पे। राइट वाला रिएक्शन कौन सा? एंडो। नीचे वाले में देखें, आपने एक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया, इक्विलिब्रियम कहाँ आया? लेफ्ट साइड पे। क्यों आया? क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां हीट एब्सॉर्ब हो रही हो। एग्जैक्टली यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फॉलो करता है। एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट ओ लेवल्स में भी आप पढ़ते हो, वापस बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं मैंने कोई नई चीज आपको बताई है, सब हम ओ लेवल्स में पढ़ते हैं। और आपको यकीन नहीं आया, आप ओ लेवल्स के लेक्चर्स इक्विलिब्रियम के वापस देख लें, ये सब बहुत डिटेल से वहां कीचू कीचू करके पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरी बात की समरी है बस। इंक्रीज इन टेम्परेचर will shift the equilibrium towards that direction where heat is absorbed। ये लो, आपको और भी समझा देता हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। अब देखें कितना सुकून है। आप क्या सजेस्ट करेंगे टेम्परेचर के लिए? व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर द हैबर प्रोसेस? आप क्या बोलोगे अगर मैं आपसे पूछूं फॉर द हैबर प्रोसेस आप सजेस्ट करें टेम्परेचर के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? डिक्रीज द टेम्परेचर because forward reaction is
एक्सोथर्मिक। तो ये आपने सजेशन दी किसके लिए बेटा? हैबर प्रोसेस के लिए। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। अगर आपने टेम्परेचर दिया तो वो बैकवर्ड आ जाएगा, इसलिए कम करेंगे। और आपको याद होगा टेम्परेचर ऑप्टिमम से कम नहीं करते, सही है? नॉट लेस देन द ऑप्टिमम, नॉट। वरना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, सही है? ऐसा नहीं आप बोले मुझे यील्ड बढ़ानी है, टेम्परेचर बिल्कुल ही ड्रॉप कर दें, ऐसा नहीं करते। आप सब ख्याल रखेंगे बात का, ऑप्टिमम से कम नहीं करना है। आखिरी बात, प्रेशर, तीसरी बात थी, ठीक है? सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये फैक्टर ओनली फॉर गैसियस स्टेट के लिए होता है। हाँ, हम लोग गड़बड़ियां करते हैं। बहुत सिंपल सी बात वापस से याद दिलाता हूं, फिर से सुन लीजिए बेटा। हम सब जानते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। और हम सब जानते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स के। जैसे अगर आरटीपी पे है, एक मोल 24, आप मोल को डबल कर दें 248 हो जाएगा, मोल को 3 टाइम कर दें 72 हो जाएगा। तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स रिलेशनशिप में होता है, वॉल्यूम मोल्स के डायरेक्ट रिलेशनशिप में होता है। तो हम लिख सकते हैं ना कि प्रेशर और मोल्स एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। एक बात सुकून आ जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? जहां मोल्स कम हो रहे हैं। और आपको ये बात पता है कि इन एवरी इक्वेशन कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मोल्स। सुकून। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स वापस से देता हूं। वापस का मतलब ये सब आप ओ लेवल में पढ़ चुके हो, वापस देता हूं, जरा देखिएगा। जैसे 3H2 गैस, जैसे N2 गैस, जैसे 2NH3 गैस। आप चेक करें रिएक्टेंट साइड पे टोटल मोल्स कितने, कोफिशिएंट देख लें बेटा। 3 मोल्स और 1 मोल, यानी 4 मोल्स है। अच्छा बेटा, प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाए तो मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाए तो मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। आप प्रेशर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां कम मोल्स हो। तो फॉरवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम या शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं। तो प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं देन रिएक्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, दोबारा देखिएगा। इसे सपोज करो बेटा PCl5 गैस है। ये जा रही है PCl3 गैस, ओके। अब सवाल ये है, मैं चाहता हूं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाए, मुझे PCl3 और Cl2 गैस ज्यादा मिले। तो मुझे प्रेशर में क्या चेंज करना चाहिए? लेट्स सी भाई, हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 1। भाई हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 2।
अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ जाएगा। क्यों? 2 से 1 में आएगा, 2 से 1 में जाएगा बेटा, बैकवर्ड आ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा। मुझे लेफ्ट पे नहीं जाना, मुझे तो राइट पे जाना है। क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर को कम कर दो बेटा। तो increase the pressure will shift the equilibrium towards that direction where lesser number of moles are present. एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, इससे परफेक्टली बात समझ में आ जाएगी। H2 गैस, Cl2 गैस gives you 2HCl गैस। अब चेक करें, आपके रिएक्टेंट साइड पे टोटल मोल्स हैं 2, आपके प्रोडक्ट साइड्स पे टोटल मोल्स हैं 2। क्या इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग पर इसका कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल। प्रेशर बढ़ाने से तो वहां जाता है ना जहां मोल्स कम। तो आप क्या कहेंगे इस आखिरी वाली बात के लिए, इसके लिए नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग। कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग पे आपके प्रेशर का। क्यों? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप मेरी 3 बातों से आपको बात समझ में आ गई होगी। और वो जो बात समझ आ गई है उसे मैं पॉइंट में वापस से रिवाइज कर देता हूँ। मैं बार बार रिवाइज इसलिए बोलता हूँ बेटा कि आप यकीन जाने आपके पास ये सब ओ लेवल्स में आप पढ़ चुके होते हैं, जैसे बस यहाँ एक दफ़ा फॉर्मेलिटी है, नाम से दोबारा पढ़ रहे होते हैं आप। तो इंक्रीज इन प्रेशर will shift the equilibrium towards that direction where lesser number of moles are present। जहां कम मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा। सेम यही 3 कंडीशंस, यानी कि आपने, अगर आपको कोई बोले कि हैबर प्रोसेस के अंदर आप क्या बोले, तो आप बोलेंगे प्रेशर इंक्रीज करो क्योंकि प्रोडक्ट के कम मोल्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं। यहीं पे मैं एक बात आपके साथ और करके बात को खत्म करता हूं। जैसे बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको, कंडीशंस आपके सिलेबस का पार्ट हैं, आपको याद रहनी चाहिए। O2 गैस, ठीक है। पहले इसके लिए कंडीशंस देख लें, ठीक है। कंडीशंस में
कितना टेम्परेचर यूज करें, वही जो आपने हेबर प्रोसेस में यूज किया। कितना बेटा? 450 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम होगा, ठीक है। कैटलिस्ट वहां पे आयरन था, यहाँ याद रखना बेटा V2O5, वेनेडियम 5 ऑक्साइड बोलते हैं इसको, O लेवल। इसी तरीके से बेटा प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक। आपको याद होगा क्यों ओ लेवल्स नहीं पढ़ा है आपने, इतना कम प्रेशर क्यों यूज करते हैं इसके अंदर? क्योंकि डिफरेंस इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कम है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 और 2 यानी 1 का, जबकि हैबर प्रोसेस के अंदर डिफरेंस कितना होता है? 2 और 4 का, मतलब हो गया यहाँ पे डिफरेंस है 4 और 2, 2 मोल्स का डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे डिफरेंस होता है, ये 3 मोल्स है और ये 2 मोल्स है, 1 मोल का डिफरेंस है। तो जहां डिफरेंस इन मोल ज्यादा होता है वहां प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 एटमॉस्फेरिक यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जरूरत नहीं पड़ती हमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर यूज करने की, कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया इसके रिएक्शंस के कंडीशंस हो गई। बाकी सजेशंस के हाउ टू इंक्रीज द यील्ड, प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जाए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट साइड पे हो, तो सेम तीनों फैक्टर एज इट इज लिखने हैं जो आपने हेबर के लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो भी एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल। इसमें भी प्रोडक्ट के मोल्स कम है और रिएक्टेंट के ज़्यादा है, उसमें भी प्रोडक्ट के मोल्स कम है और रिएक्टेंट के ज़्यादा है, तो इसलिए सारी कंडीशन सेम है। क्या पहली कंडीशन क्या बताओगे शिफ्ट करने के लिए? इंक्रीज amount of SO2 and O2 and remove product यानी SO3। इसी तरीके से बेटा नंबर 2 सेकंड बात, decrease the temperature, नंबर 3 इंक्रीज द प्रेशर। यही 3 बातें आपने वहां भी की थी। आप चेक करें, पहला वाला फैक्टर तो सबके लिए सेम। डिक्रीज द टेम्परेचर क्यों किया? एक्सोथर्मिक है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड आ जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से कहाँ जाता है? जहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा। इंक्रीज द प्रेशर क्यों किया? क्योंकि प्रोडक्ट्स हैव लेसर नंबर ऑफ मोल्स देन रिएक्टेंट। सेम वही चीजें जो आपने हेबर के लिए पढ़ी थी, वही चीजें आप कॉन्टैक्ट के लिए भी, सब कुछ सेम होता है एज इट इज। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बस छोटे छोटे की पॉइंट्स बता के हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, कुछ काम की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ सम की पॉइंट्स। ओके, सबसे पहले एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बेफिक्र रहे हैं। बहुत आसान आसान चीजें, छोटी छोटी बातें, ख्याल बहुत रखना है। वेरी मतलब की पॉइंट का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी चाहिए चीजें आपको। सबसे पहली बात, सर आप कहते हैं अमाउंट का, टेम्परेचर का, प्रेशर का इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग पे इफेक्ट होता है। हाँ होता है सर। व्हाट अबाउट द कैटलिस्ट? आपने कैटलिस्ट को क्यों नहीं इंक्लूड किया इस कंडीशंस के अंदर? क्यों नहीं किया इंक्लूड? पहला की पॉइंट, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग को इफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इंक्रीज कर देता है। भाई अगर पहले 1 सेकंड में 50 मोल्स बन रहे थे, तो अब 1 सेकंड में 100 मोल्स बनेंगे, लेकिन आपको पता है उसी सेकंड में 100 मोल्स वापस भी चले जाएंगे। तो यील्ड कहां से बढ़ी? कुछ भी नहीं हुआ।
समझ आ रही है? तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग को इफेक्ट नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। छोटे छोटे की पॉइंट है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ना फिर, अगर आपके दिमाग में रहेंगे। सही है, याद रखिएगा। पहला की पॉइंट, अ कैटलिस्ट does not affect equilibrium shifting because it increases both forward and बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को इंक्रीज कर देता है। इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। पहला की। मेरा दूसरा की पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दिमाग में रखेंगे, बहुत सुकून में रहेंगे। रेट एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग, ये मेरा दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट कैटलिस्ट, दूसरा रेट एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग। दूसरा की पॉइंट, तुम में से बहुत सारे बच्चे इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग को रेट ऑफ रिएक्शन में मिक्स कर देते हैं। हाय रिजवान तेरी किस्मत। अब वो तुमसे बोलेगा किसी एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया, व्हाट इज इफेक्ट ऑन रेट? आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। सब गलत कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। डू नॉट मिक्स इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग विद रेट। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट बढ़ेगा। आप प्रेशर बढ़ाएंगे, गैसेस है, रेट बढ़ेगा। आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट बढ़ेगा। आप कैटलिस्ट यूज कराएंगे, रेट बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग अलग चीज है। सही है, तो दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए। कभी कभी तुमसे पूछता है व्हाट इज इफेक्ट ऑन रेट, कभी कभी तुमसे पूछता है व्हाट इज इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग। दो अलग अलग सवाल है, मिक्स मत कर देना इनको, ये बोल रहा हूं। तो मेरा की पॉइंट क्या है? मेरा की पॉइंट है बेटा, डू नॉट मिक्स equilibrium shifting with rate of reaction, और एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट इज increase in concentration, temperature, pressure and catalyst use। ठीक है, will always increase rate of reaction। काश ये दो चीजों को मिक्स ना करें। तो कभी कभी आपसे पूछता है इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग बताओ,
और कभी कभी आपसे इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग नहीं पूछता, आपको बोलता है रेट पे इफेक्ट बताओ, तो रेट तो हमेशा बढ़ेगा इन चीज़ों से। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो अब मुझे उम्मीद है आप इसे मिक्स नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोग इसको मिक्स कर देते हैं। मेरी तीसरी बात सुनिएगा बेटा, थर्ड बात, तीसरा पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ केसी एंड प्रोडक्ट। हे रिजवान, बहुत आसान सी बात है, थोड़ा गौर करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, आप कहते हो कि Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही कहते हो। तो बेटा इसके दो मतलब है ना, यानी Kc is directly proportional to the concentration of product, यानी अबे क्या किया इस्मान, क्या हो गया, एक मिनट, concentration of product और Kc is inversely proportional to the concentration of reactant। अब इसका फायदा क्या है जरा देखिएगा, मैं आपको इसका फायदा समझाता हूँ, जरा देखिए। मैं इसके साथ एक की पॉइंट और लिख दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, फोर्थ की पॉइंट, फिर मैं दोनों को मिला के, थर्ड और की फोर्थ को मिला के समझा दूंगा, ठीक है। पहले मेरा फोर्थ की पॉइंट देख लीजिए। ये हमेशा याद रखिएगा, ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, है रिजवान, तुम लोग तो सिर्फ दो पढ़ते हो, A2 में आके और भी पढ़ोगे, के सी के पी, जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तो के एस पी, के पी सी, के डब्ल्यू, के ए, के बी एंड सो ऑन, बहुत कुछ है, ठीक है। सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑन, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, इसके अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते। जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब जरा चल आगे, अब मैं थर्ड और फोर्थ को मिला के समझाता हूं, जरा देखिएगा। सपोज करो वो आपसे कहेगा क्या, वो आपसे कहेगा एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है, गौर से सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब जरा बात को समझिएगा, इस रिएक्शन की वैल्यू ऑफ Kc थी 10 एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू ऑफ Kc इज 10 एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन की वैल्यू ऑफ Kc हो गई 30 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछ रहा है बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक। अब ये दोनों थर्ड और फोर्थ की पॉइंट आपस में मिलके मैं समझा रहा हूं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। पहले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, बोल क्या रहा है। वो कह रहा है कि एक रिएक्शन है रिवर्सिबल, उसमें वैल्यू ऑफ Kc है 10 एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड।
और 30 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो केसी की वैल्यू बढ़ गई। बताओ ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को समझिएगा, ये सॉल्व कैसे होगा। देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और केसी बढ़ रहा है, केसी बढ़ने का मतलब हो गया, केसी बढ़ने का मतलब हो गया प्रोडक्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि केसी और प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलेशनशिप में है। तो सोचो, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा ना, तभी तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तभी तो केसी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाया, प्रोडक्ट बढ़ गया, प्रोडक्ट बढ़ गया, केसी बढ़ गया। तो यहां से समझ में आई बात आपको। टेम्परेचर 70 था, 100 कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका केसी बढ़ गया। केसी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केसी बढ़ने का मतलब प्रोडक्ट बढ़ गया। तो ओवरऑल बात को समराइज करो, यानी आप कहना चाह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट बढ़ रहा है। जी हाँ। अब बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है? जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। यानी आपका रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। मैं आपको एक सवाल और देता हूं, दोबारा देखिएगा। इसी का एक सवाल और देता हूं, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोबारा देखिएगा, एक रिएक्शन चल रहा है, थोड़ा गौर कीजिएगा। ओके, मैं आपको कुछ वो देता हूं। मैंने आपसे कहा वैल्यू ऑफ केसी थी 50 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा। और मैं आपसे कहता हूं वैल्यू ऑफ केसी हो गई 10 एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप चेक करें, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ रिएक्शन एक्सो है या फिर एंडो है? इज इट एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन? इज इट एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। चेक करो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, चेक करो केसी कम हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, केसी कम हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट कम हो रहा है। एक ही बात है ना, क्योंकि केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? प्रोडक्ट के। काश अब आपको ये वाली बात और ये वाली बात समझ में आए। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और केसी कम हो रहा हो, तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट कम हो रहा है। अब प्रोडक्ट कम उसी वक्त होगा ना जब टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ रहा होगा, पीछे जा रहा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है, इसका मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक। ये हो गई एंडो। तो फॉरवर्ड क्या हो गई? एक्सो। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम क्या देख के रखा जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी आपका रिएक्शन क्या था? एक्सोथर्मिक। समझ आ रही है? तो टेम्परेचर बढ़ाया, केसी कम हुआ। केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, तो केसी कम हुआ मतलब प्रोडक्ट कम हुआ।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट कम हो रहा है। प्रोडक्ट कम होने का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है, तभी तो प्रोडक्ट कम हो रहा है। और बैकवर्ड उसी वक्त जाता है जब कोई रिएक्शन क्या हो, एक्सोथर्मिक हो बेटा। आई होप आपको मेरे ये छोटे छोटे की पॉइंट जो मैंने 4 करके आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ आ गए बेटा, ज़िंदगी में सुकून। थैंक यू सो मच। मिलूंगा आपसे फिर किसी नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।